नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसे छल कहिए, कपट कहिए या जोर ज़बरदस्ती कहिए या फिर ईडी और सीबीआई की ताकत कहिए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बना दिए गए, पर आज भी पार्टी दफ्तर तक जाने की हिम्मत नहीं है इनमें। मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं। सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे इतना घबराए क्यों हैं, इतना डरे क्यों हैं? क्या उन्हें एहसास हो गया है कि मोदी और शाह ने उन्हें इस्तेमाल कर लिया है, और जिस तरह उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया है, क्या एक दिन या आने वाले समय में उन्हें कुर्सी से उतारा भी जा सकता है? अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं खुलासे पर आऊं, असली खबर पे आऊं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं ये नहीं बताना चाहता कि शिंदे साहब जो थे वो पहले ऑटो चलाते थे या वो किसी के ड्राइवर थे, मैं इस पर नहीं आऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शिंदे साहब की गिनती महाराष्ट्र के मालदार नेताओं में होती रही है। अब ये उनकी ताकत थी या फिर दुखती रग थी, कमज़ोर कड़ी थी, इसको भांप लिया भाजपा के चाणक्य ने। और चाणक्य ने जब इनकी दुखती रग पकड़ी तो ऐसा कहा जाता है कि इनको जेल भेजने की तैयारी थी। कई शिवसेना के ऐसे नेता थे मालदार जिन पर ईडी के केस चल रहे थे, सीबीआई के केस चल रहे थे, और तब इस सारे समीकरण को भांप लिया एकनाथ शिंदे ने और उन्होंने पाला बदल लिया। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता ही है कि कैसे उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतारा गया, कैसे पार्टी तोड़ी गई, कैसे पार्टी के विधायक तोड़े गए और कैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, ये आपको पता है। लेकिन सवाल आज ये है कि शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनको ये पता है कि उनके साथ सिर्फ मोदी हैं, शाह है, उनकी रणनीति है, चाणक्य नीति है, देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन जिस शिवसेना के वो नए मालिक बने हैं, उस शिवसेना का काडर, वोटर, समर्थक उनके साथ नहीं है। अब शिंदे कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ये तो आज मैं आपको बताने जा ही रहा हूं। लेकिन मैं आज आपका ध्यान खींचना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, इस देश की सबसे बड़ी अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट पर, जहां शिंदे को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर, शिवसेना को लेकर, महाराष्ट्र क्राइसिस को लेकर सबसे बड़ी बहस चल रही है। 5 जज, जी हां, 5 बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं। और ये वो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जिनसे बीजेपी घबराती है, जिनसे मोदी घबराते हैं, अमित शाह घबराते हैं, क्योंकि ये निष्पक्ष हैं और इनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है इस जस्टिस के। और यहीं पर फैसला होगा कि शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो शिवसेना के मालिक रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये फैसला चंद्रचूड़ को करना है। और आज कपिल सिब्बल ने शिंदे की, मोदी और अमित शाह की जितना भी खेल था उसकी धज्जियां उड़ा दी। 3 बातें कही मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद बेखौफ बातचीत पे हम चलेंगे। 3 बातें आज कही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पर गौर किया चीफ जस्टिस ने। ये बातें आपको जाननी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही मुस्तकबिल तय करेंगी महाराष्ट्र का। 3 बात कही। पहली बात, सिब्बल साहब ने कहा कि शिंदे को नियम अनुसार पार्टी का नेता नहीं चुना गया। यानी शिंदे जिस तरह से पार्टी के नेता चुने गए, तो कभी वो ली मेरिडियन होटल में सूरत में थे, तो कभी किसी और बड़े होटल में वो गुवाहाटी में थे। एक भाजपा राज्य से दूसरे भाजपा राज्य जाते रहे, कोई खत किताबत पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना से नहीं हुई, नेता बना दिए गए रिमोट कंट्रोल से। इस पर उन्होंने हाईलाइट किया और ये दुखती रग है। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि साहब बाहर जब थे, ये गुवाहाटी में जब थे, उसी वक्त इन्होंने तय कर लिया कि यही मालिक मुख्तार हैं शिवसेना के। अब कोई व्यक्ति बागी गुट के साथ भाजपा यानी विपक्षी दल के शह पर अपने को कैसे मालिक मुख्तार बना लेगा, और उस पर कई नियम कानून कपिल सिब्बल ने जजों के आगे रखे हैं। और जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा झटका हो सकता आगे चल के।
पॉइंट नंबर 3, ये तो उन्होंने बताया कपिल सिब्बल ने कि तरह तरह से हर रास्ते से शिंदे को आगे किया गया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में केंद्र सरकार की और गवर्नर की जो भूमिका थी वो कहीं ज़्यादा थी। उनके कानून के दायरे से कहीं ज़्यादा गवर्नर की भूमिका थी, और शायद इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी, जिनकी देखरेख में सब कुछ हुआ, उनकी छुट्टी कर दी गई। कहने का मेरा मतलब यह है कि शिंदे मुसीबत में है और इस देश की सबसे बड़ी अदालत सारे दस्तावेज खंगाल रही है। अब दोस्तों, मेरा जो पहला सवाल था और जो बुनियादी सवाल था वो यही था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे को इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना सौंप दी है, उनके पास चाबी आ गई है शिवसेना की, वो अध्यक्ष हो गए, उनके पीछे मोदी और शाह खड़े, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है, पुलिस ही पुलिस है, धन भी है, बल भी है, वो क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे शिवसेना मुख्यालय जाने के लिए? मुझे लगता है कि वो पहले ऐसे पार्टी के नेता हैं इस देश में जो अपने पार्टी के दफ्तर नहीं जा पा रहे। क्या है इसके पीछे राज? हिम्मत क्यों नहीं, घबराए क्यों हैं? इसी का सवाल का मैं जवाब आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसके लिए मैंने चुना है एक ऐसे शख्स को जो महाराष्ट्र की सियासत को भीतर तक जानते हैं, और मोदी के दौर में, अमित शाह के दौर में ये एक ऐसे पत्रकार हैं जो बेखौफ बोलते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एक्सपर्ट पॉलिटिकल एडिटर विवेक देशपांडे। सीधे चलते महाराष्ट्र, नागपुर। मेरा पहला सवाल देशपांडे साहब ये है कि इस वक्त जो स्थिति है महाराष्ट्र में, जहां पर एकनाथ शिंदे जी के हाथ में धनुष आ गया है, बाण आ गया है, शिवसेना की सारी विरासत उनके हाथ में आ गई है, उनके हाथ में पार्टी पहले से थी, मुख्यमंत्री थी, और वो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि बाला साहब की असली जो विरासत है वो एकनाथ शिंदे है। अब वो जैसे भी उन्होंने हासिल किया, या उसके पीछे सरकार की क्या मदद है, सरकारी संस्थाओं की क्या उसमें मदद रही, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो मुझे अकर रही है कि जब सारी ताकत आपके साथ है, जब मोदी आपके साथ खड़े हैं, अमित शाह आपके साथ खड़े हैं, सिस्टम आपके साथ है, मुख्यमंत्री भी आप ही हैं, और शिवसेना जो है उसके आप नए नेता हैं, तो फिर आप हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे कि भाई शिवसेना का जो भवन है, सेना भवन है, शिवसेना के जो बाकी दफ्तर हैं, उन दफ्तरों तक आपका रुख क्यों नहीं है? वो जो दफ्तर है उसका आप जो है वो कब्जा क्यों नहीं ले रहे? क्या शिंदे सिर्फ नाम मात्र के नेता हैं, या शिंदे को डर लगता है कि अगर हम कब्जा करेंगे तो हो सकता है कि हमको वहां से खदेड़ दिया जाए, या हमारी जो असली ताकत है जमीन पर वो कहीं ना उसकी पोल ना खुल जाए? आखिर क्या वजह है कि शिवसेना को चाबी मिल गई, ताला नहीं खोल रहे सेना भवन का? हाँ, दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब आखिरी के आपके जो शब्द है, चाबी मिल गई लेकिन ताला नहीं खोल रहे। वो शायद उस बात की हिम्मत कभी कर नहीं सकते, इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना ये नाम और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो हासिल किया है, तो जनता ये जानती है, लोग ये भली-भाँति समझते हैं कि ये सारा जिस तरीके से उन्होंने हासिल किया है, वो तरीका ही फंडामेंटली गलत है। मतलब अ, ठीक है, अगर आप किसी बात से किसी पार्टी में आहत है, तो अपना रास्ता आप दूसरा अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जिस बिना पर आप शिवसेना का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले आए, वो बेसिकली लोग उसको बहुत मतलब लोग उससे कन्विंस्ड नहीं हैं कि भई शिवसेना हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई। इसलिए आप आहत हो गए और आप हिंदुत्व का जो झंडा है वो आप ऊँचा रखना चाहते थे। आप बाला साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, और उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से बाला साहब की लेगेसी को ही अलग छोड़कर वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। हिंदुत्व का उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया। इस तरह का आपने एक प्रचार जो किया, ऐसा कर आप जब बीजेपी के साथ आए, तो मतलब आम जनता जो है वो बहुत भली-भाँति समझती है कि इस कारणों से
ऐसे कुछ कारणों से प्रिंसिपल्स के लेवल पर कोई पॉलिटिशियंस जो है, आज के पॉलिटिशियंस वो इतने प्रिंसिपल्ड लेवल पर वो काम नहीं करते हैं और नहीं, लेकिन स्कूल वो में तो ठीक है। जाकर वो प्रिंस, प्रिंस चलिए, जी, प्रिंसिपल तो क्या मतलब, एक नाथ शिंदे का जिस तरह से उन्होंने पार्टी तोड़ी उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर ईडी और सीबीआई के केस थे। अगर बहुत से साथी उनके बीजेपी के परचम के नीचे नहीं आते तो जेल चले जाते। तो एक तरफ जेल जाना था और एक तरफ सरकार बनानी थी, वो मुझे बात समझ में आती। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जब उन्हें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप ही शिवसेना है, तो शिवसेना के जी, जितने दफ्तर हैं उसका कब्जा क्यों नहीं ले रहे वो? जी, क्या वो मैं डरते हैं, उसी क्या बात है? पर जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। उसके बाद फिर ये बात चली कि जैसे खोके खोके वाली बात चली। हुँ, मतलब 50 करोड़ किसी हर एक के नाम से 50 करोड़ दिए गए और पैसा लेकर फिर वो बीजेपी के साथ आए, पैसा लेकर वो शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ आए, इस तरह की बात हुई। तो इसमें काफ़ी बदनामी शिंदे ग्रुप की हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है? और अब अगर वो इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद अब देखिए पार्टी का एक फंड भी होता है। अब उस जी हाँ। फंड का कैसे होगा? उसकी अभी तक कोई उसकी चर्चा नहीं है। मतलब अगर आप बहुत प्रिंसिपल वाले हैं, तो आपने तो ये कहना चाहिए कि हमारी असली शिवसेना है, तो शिवसेना भवन भी हमारा है और शिवसेना का जो फंड फंड है, भी वो हमारा है। हमारा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि सारी जो सिम्पैथी है, वो सिम्पैथी उद्धव ठाकरे के तरफ चली गई है। मतलब आप ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जो है वो मेरे पिताजी हैं। भले ही उद्धव ठाकरे उनके बायोलॉजिकल बेटे होंगे, लेकिन असली उनका जो वारिस है जो मैं हूँ और हमारा जो गुट है वो असली उनका वारिसदार है। इसलिए कि हम हिंदुत्व का परचम लहराकर आगे बढ़ रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने वो छोड़ दिया। अब शिवसेना का इतिहास अगर आप देखें तो शिवसेना का जो बेसिक कमिटमेंट है वो मराठी माणूस के साथ है। हाँ, मराठी के मुद्दे पर ही शिवसेना आगे बढ़ी है इतिहास में। वो भी मतलब उससे पहले भी जब उन्होंने मराठी का मुद्दा लिया, मुझे लगता है वो 70 के दशक में उन्होंने मराठी का मुद्दा लिया और जी। उसकी स्थापना जो हुई थी उससे 20 साल पहले हुई थी। और उन 20 सालों के दरमियान भी उन्होंने ऐसे बहुत बाला साहब ठाकरे ने ऐसे बहुत अलायंसेस किए थे, जिसका हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं था। मतलब 1979 में वो मुस्लिम लीग के साथ बनात वाला के साथ वो एक स्टेज पर बैठे थे। हाँ, तो वहाँ तब कहाँ हिंदुत्व था? 1978 में उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया इलेक्शन में, उन्होंने 75 में इमरजेंसी को सपोर्ट किया। उन्होंने 1967 में जहाँ तक मुझे जानकारी है जो अलायंस किया बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो जयप्रकाश नारायण और कृपलानी जी की जो 2 अलग-अलग पार्टियों की हम्म। मिलकर एक कोई पार्टी बनी थी, प्रजा समाजवादी पार्टी इस तरह से कोई पार्टी थी। उसके साथ में उनका अलायंस था। तो ऐसा इतिहास में ऐसे कई रामराव आदिक को उन्होंने सपोर्ट किया जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। जी। उन्होंने वसंत दादा पाटिल को सपोर्ट किया और जब वसंत दादा पाटिल और उस समय के मतलब कांग्रेस के आपका, जो विवेक भाई, आपका ये कहना है, जो जी। मैं आपकी बात का मर्म समझ रहा हूँ, आप ये जी। कहना चाह रहे हैं कि शिंदे ने एक, एक माहौल ऐसा बना रखा है कि साहब वो बीजेपी के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो हिंदुत्व की असली लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए बाला साहब के जी। असली वो वारिस हैं, वली वारिस हैं। हालांकि हकीकत कुछ और है। ऐसा ना पार्टी का बैकग्राउंड रहा था और ना ही कोई बाला साहब का कोई जिस तरह का जो बैकग्राउंड है जिसमें वो मुस्लिम लीग के साथ गए, सबके साथ गए। लेकिन वो चलिए ठीक है, वो एक परसेप्शन की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप महाराष्ट्र में हैं, आपकी सारे जिलों में लोगों से बात हो रही है, पत्रकारों से बात हो रही है, नेताओं से बात हो रही है, लोगों से बात हो रही है। शिवसेना के जो समर्थक हैं, शिवसेना से जुड़े हुए जो लोग हैं, काडर भी हो गया, वोटर भी हो गया, इनकी सिंपैथी क्या एकनाथ शिंदे की तरफ नहीं है? क्या इनकी जो सहानुभूति है पूरी तरह से वो बाला साहब के परिवार के साथ है, उद्धव के साथ है, आदित्य के साथ है? आपको फीडबैक क्या मिल रहा है? जो लोगों से आप बात करते हैं वो क्या बोलते हैं? जी, जी, फीडबैक तो यही है कि सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ है। देखिए कुछ 1-2 2-3 महीने पहले एक बम्बई में प्रोग्राम हुआ था शायद छगन भुजबल जी की 75वीं शायद उनकी वर्षगांठ थी तो जी। अ, बल तो उसमें उस समय उद्धव ठाकरे उस प्रोग्राम में गए थे और उस प्रोग्राम से जो रिपोर्ट आया वो इस तरह से थे कि जैसे उद्धव ठाकरे भाषण देने के लिए खड़े हो गए, तो तालियों की बहुत गूंज वहाँ पर सुनाई दी और काफ़ी देर तक तालियाँ बज रही थी।
तो ये भी मेरे सूत्रों ने मुझे उस समय बताया था कि छगन भुजबल ये किसी से बात कहते हुए सुनाई दिए कि भई अगर ये इस कदर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो इससे तो हमको भी डर है। मतलब इस तरह से मेरे ख्याल से सिम्पैथी उद्धव ठाकरे की तरफ चली गई उस प्रकरण के बाद, जब ये शिंदे गुट शिवसेना तोड़कर वो बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद जो सिम्पैथी वेव जो एक है, वो उद्धव ठाकरे की तरफ चली गई। और अब जब आप उनके पिताजी पर भी अपना कब्ज़ा बता रहे हैं, तो देखिए भारतीय समाज में इस तरह कोई अगर किसी का घर तोड़कर ये कह रहा है कि भई ये घर मेरा है, ये पिताजी मेरे हैं, ये आपके पिताजी नहीं है। इस तरह से एक नैरेटिव इन्होंने जो बनाया है, तो हम्म। वो नैरेटिव आम मतलब पूरी जनता जो तरह सबको मूर्ख समझ लिया, जनता को भी मूर्ख समझ लिया, विवेक देशपांडे को भी जी। मूर्ख समझ लिया, कोर्ट अदालत सबको मूर्ख समझ लिया कि भाई पिता भी मेरे हैं, पार्टी भी मेरी है, धनुष बाण भी मेरे हैं, और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को बाहर कर दो, ये कहना चाह रहे हैं वो। और इसके बाद अगर वो शिवसेना भवन पर भी कब्ज़ा जमाते हैं, इसके बाद अगर वो शिवसेना के फंड पर भी कब्ज़ा जमाते हैं, तो वो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 करोड़ लेकर वो इन्होंने ये काम किया है। इस तरह की चर्चा समाज में ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद अगर वो शिवसेना भवन पर भी कब्ज़ा जमाना चाहेंगे, अगर पार्टी फंड पर भी कब्ज़ा जमाना चाहेंगे, तो पूरी इमेज जो है, जो ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है और ज़्यादा खराब होगी, और आने वाले समय में इलेक्टोरली, पॉलिटिकली उनके लिए बहुत मुश्किलातें खड़ी कर सकती है। ये उनको पूरी तरह से वो समझ गए हैं। इसीलिए वो हमारा दिल कितना बड़ा है, देखिए हम शिवसेना भवन जो है हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, हम तो प्रिंसिपल के लिए खड़े हैं। इस तरह का एक पोस्चरिंग वो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, उसका मैसेज तो जो जा रहा होगा वो तो जब चुनाव होंगे पता लग जाएगा। ये बताइए, इस पूरे खेल में, ये जो खेल है जिसमें एकनाथ शिंदे का जो नकाब है धीरे धीरे उतर रहा है, उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपके नागपुर के देवेंद्र फडणवीस का हो गया, जो नायक से खलनायक बन गए। कभी उनको नायक कहा जाता था कि साहब ये तो मोदी के उत्तराधिकारी, लेकिन ऐसा लगता है जो फीडबैक आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की साख क्रेडिबिलिटी भी बहुत कम हुई है। ये पूरा जो खेल है जो दिल्ली से खेला जा रहा है, मोदी और शाह खेल रहे, इस पूरे गेम में शरद पवार कहाँ खड़े हैं? क्योंकि शरद पवार ही असली छत्रप है महाराष्ट्र के। तो शरद पवार कहाँ खड़े हैं? उनको आप कहाँ देखते हैं? शरद पवार तो मेरे ख्याल से जो इनकी एक अलायंस है शिवसेना, कांग्रेस और महा, एनसीपी, महाविकास जी, अघाड़ी। उस हाँ। जी, महाविकास अघाड़ी के साथ ही शरद पवार खड़े हैं। ये बात सच है कि उनको अपने घर से ही थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अजीत पवार जो है, वो कभी-कभी इस तरह की बात कह देते हैं कि किसी को भी मतलब इस शंका को एक वाव मिल जाता है, एक शंका निर्माण हो जाती है कि भई ये किसके साथ है? क्या ये फिर से देवेंद्र फडणवीस के साथ चले जाएँगे? और अपने घर में ही अगर कोई इस तरह की का कोई प्रॉब्लम हो, तो शरद पवार जी को थोड़ा-सा मुश्किल होता है मामला सँभाल लेने में, लेकिन आपको लगता है जब कि अगर नए किंग के तौर पे अगर उद्धव ठाकरे उभर रहे हैं, वो किंग मेकर बनते जा रहे हैं, उनकी ताकत, जो जनता की सिंपैथी, उसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ी है ठाकरे परिवार की। आपको लगता है एनसीपी आखिरी वक्त तक, यानी 2024 का जब तक फाइनल नहीं हो जाता, एनसीपी को शिवसेना के साथ में रहने से फायदा है, आपको लगता है? और इतनी समझदारी अजीत पवार, शरद पवार या उनका परिवार का जो भी मतभेद है, इतनी समझदारी तो वो दिखाएंगे। जी, जी। ऐसा है कि अभी सिर्फ़ ये एनसीपी का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ कांग्रेस का प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी अपोज़िशन पार्टीज़ का प्रॉब्लम है कि उनके लिए एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी का जो जगरनॉट है, बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है, वो इस कदर पावरफुल है कि और उनका जो पॉलिटिक्स है, वो इस कदर प्रेडेटरी है कि आने वाले समय में किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इस तरह से बीजेपी जो है वो बीजेपी का मार्ग चल रहा है। तो हर कोई अपनी साख बचाना चाहता है, हर कोई अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता है और अपना पॉलिटिक्स जो है उसको सिक्योर करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं है कि शरद पवार जो है वो किसी भी तरह से बीजेपी के साथ जाने की सोचे भी। और इसलिए कि बीजेपी के साथ जाने से क्या होता है, इसके कई उदाहरण सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं,
तो हमने बिहार में देखा है और हर जगह बीजेपी ने जिस पार्टी के साथ अलायंस किया है, उस पार्टी को पूरी तरह से खत्म खा किया जाने का एक उनका खत्म करने का उनका जी प्रोग्राम हमेशा ही रहा है। इसलिए ये सारा इतने सालों का अनुभव के बाद आज शरद पवार देखिए शरद पवार का पूरा जो एक करियर रहा है पॉलिटिकल करियर उसमें लोग कभी भी ये समझ नहीं पाए कि ये किसके साथ जाएँगे। लेकिन आप देखिए पिछले 3 सालों से उनका स्टैंड कायम है। मतलब वो कहीं उधर से इधर इस तरह का कोई हमने उनका मतलब उद्धव के साथ ही खड़े मैसेज हैं वो और साथ खड़े रहेंगे। जी, और इतने लंबे ये देर तक वो किसी जी एक के साथ बने रहे, ऐसा उनका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जी आज अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए उनको ये जो महाविकास आघाड़ी है, उसके साथ में बने रहना उनकी मजबूरी उनकी है भी मजबूरी है और वो उसमें वो रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी। अब जिस जनता को मशीन पर बटन दबाना है वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है, सहानुभूति है और ज़बरदस्त सहानुभूति। ऐसा विवेक देशपांडे बता रहे हैं महाराष्ट्र के हर ज़िले में, शहर में और खासकर जहां शिवसेना का गढ़ है वहां पर जन समर्थन मिल रहा है उद्धव ठाकरे को। उधर शरद पवार तमाम मुश्किलों के बावजूद खड़े हैं, डटे हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इस मामले में जो बहस चल रही है और रोज़ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से कानून तोड़ा गया, नियम ताक पे रखे गए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, इस पर तो दोस्तों यकीन करना ही होगा, क्योंकि इस आदमी में रीढ़ है। ये रंजन गोगोई जैसा जज नहीं है जो घुटनों पर आएगा सरकार की। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है आने वाले दिनों में। शिंदे कुर्सी पर रहते हैं, नहीं रहते हैं, या फिर वो शिवसेना के अध्यक्ष रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्या होगा और क्या उसका असर मोदी और अमित शाह की राजनीति पर आएगा। क्या बदनामी अभी और लिखी है गुजरात लॉबी की। बहुत से सवालों के जवाब हैं। मैं इस खबर को लगातार अपडेट करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस तरह के वीडियो जो हमेशा से गोदी मीडिया छुपाती चली आई है, ऐसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखती है, मिसलीड करती, गुमराह करती है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम महाराष्ट्र में जो आपके जानने वाले हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। वो लोग देखें जो वहाँ की जनता है, वहाँ की वोटर है, कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। तो ये आज का वीडियो था। मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक के अलग अलग माध्यम पे, ट्वीट करिए इसको अगर आप ट्विटर पे हैं, और अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, स्टोरी आइडियाज़ भेजिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें कहीं ना कहीं आपकी सहमति हो, राय शुमारी हो, मशवरा हो। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।